Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो फैक्ट एंड फैक्ट प्लस का एग्ज़ाम होने वाला है उसी के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सेप्टिक एबॉर्शन, फ्रॉस्ट निप, फ्रॉस्ट बाइट, जूल बर्न, आर्बोरिसेंट मार्किंग और इसके अलावा कुछ और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो NABL होती है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो NABL की फुल फॉर्म है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। तो ये जो NABL है इसका मेन काम क्या है, जो इंडिया में ऑल ओवर इंडिया जितनी भी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज हैं इनका एक्रेडिटेशन करना। NABL सिस्टम को ISO IEC 17011 के अंडर इसको सर्टिफाई किया गया है। उसके अलावा जो NABL है उसका काम बेसिकली ये है कि जितनी भी फोरेंसिक लैब्स हैं उनको रिकमेंड करना, उनको एक्रेडिटेशन करना, उनको गाइड करना, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके जो प्रोसीजर्स हैं उसको चेक करना कि वो जो काम कर रहे हैं वो सही तरह से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उनकी पूरी जो टेस्टिंग रहती है, उनका पूरा जितनी भी लैब्स हैं उनका इवैल्यूएशन करना, ये सारा काम होता है आपका NABL का। अब ये काम कहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो जो डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसीजर्स हैं ये क्या है, पॉलिसीज़ और जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा अचीव करने हैं, कैसे अचीव करेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करके अचीव करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में ले डाउन किया गया है, मतलब बताया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ISO IEC 17025 2005। और ये क्या इसमें बताया गया है कि जो कॉम्पिटेंस है ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन ऑफ लेबोरेटरी, इन चीज़ों को हमें देखना है। तो यहाँ पर जो ISO नंबर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये स्लाइड यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट करी है। तो NABL को कौन से ISO के अंडर सर्टिफाई किया गया है, तो ISO IEC 17011। और जो इनके प्रोसीजर्स हैं वो कहाँ पर बताए गए हैं, तो ISO IEC 17025 2005। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी NABL की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए और इसका वर्क भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं यहाँ पर सेप्टिक एबॉर्शन की। तो सेप्टिक एबॉर्शन क्या होता है, जब बेसिकली यहाँ पर सेप्टिक एबॉर्शन से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एबॉर्शन तो सिंपल सा मीनिंग है कि जो फीटस होता है उसको किल कर देना, इंट्रा यूटराइन मतलब जो यूट्रस रहता है उसके अंदर ही उसको किल कर देना, ये आपका कहलाता है एबॉर्शन। अब यहाँ पर सेप्टिक क्या मतलब है, तो सेप्टिक का मतलब होता है जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से एबॉर्शन हो जाता है तो वो चीज़ आपकी कहलाती है सेप्टिक एबॉर्शन। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। सो बेसिकली ये जो सेप्टिक एबॉर्शन होता है फ्रॉम एक्सेसिव एस्पिरेशन, एस्पिरेशन का मतलब होता है जो आपका यूट्रस होता है उसके अंदर पस का फॉर्मेशन होने लगता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। इसकी वजह से क्या रहता है कि 5 to 6 वीक्स में या फिर थोड़ा सा और भी टाइम लग सकता है, जिसकी वजह से जो फीटस रहता है उसकी डेथ हो जाती है। अब ये बेसिकली कौन से बैक्टीरिया की वजह से रहता है, तो यहाँ पर आपका रहता है स्यूडोमोनास। ये मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इन्फेक्शन एंड सेप्सिस इन टर्न। तो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया की वजह से जनरली आपका सेप्टिक एबॉर्शन देखने को मिलता है। अब सेप्सिस का क्या मतलब है ये भी समझ लेते हैं यहाँ पर। तो सेप्सिस का मतलब होता है एक तरह की बहुत सीरियस कंडीशन जिसकी वजह से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ब्लड के अंदर या फिर कोई भी टिश्यूज़ के अंदर, तो इसकी वजह से क्या होता है जो आपकी बहुत सारे आपके ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी आपके बॉडी के अंदर ऑर्गन्स अवेलेबल होते हैं, तो उसमें माल फंक्शनिंग हो जाती है, मतलब उनकी जो फंक्शन होती है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही होती, जैसे कि कोई भी ऑर्गन्स हैं या फिर शॉक की कंडीशन आ गई और धीरे धीरे फिर ये आपका डेथ में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो सेप्सिस का सिंपल सा ये मतलब है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, कोई भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, उसका इन्फेक्शन आपके बॉडी टिश्यूज़ में, आपके ब्लड में या फिर आपके जो भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं तो उसमें आपका उनकी प्रोसेस कोई आपका माल फंक्शन करता है, उनकी जो प्रोसेस रहती है उसको डैमेज करता है, जिसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। तो ये हो गया आपका सेप्सिस का मतलब एंड उम्मीद करती हूँ आपको सेप्टिक एबॉर्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी तरह से एक चीज़ और होती है सेप्टिसेमिया डेथ। तो सेप्टिसेमिया जैसे सेप्टिक का मतलब रहता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रहा है, तो सेप्टिसेमिया डेथ में भी सिंपल सा वे हो जाएगा कि जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से डेथ हो रही है तो वो हो जाएगा आपका सेप्टिसेमिया डेथ। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट है यहाँ पर आपका फ्रॉस्ट निप। तो आपके सिलेबस में आपने देखा होगा कि उसमें कई सारी इंजरीज़ के बारे में बात करी गई है, इंजरीज़ के बारे में, तो वहाँ पर आपकी कोल्ड इंजरीज़ का भी एक पोर्शन है। तो कोल्ड इंजरीज़ में ही आ जाता है आपका फ्रॉस्ट निप।
तो इसमें होता क्या है कि जब आपकी बॉडी का एक्सपोजर 2.5 से लेकर के 0 डिग्री सेल्सियस या भी इससे भी कम के टेम्परेचर में आ जाता है, तो वो जब कंडीशन आपकी बॉडी में बनने लगती है वो आपका फ्रॉस्ट निप कहलाता है। अब उसमें होता क्या है, इसमें जो रहता है, जितने भी आपके बॉडी टिश्यूज़ रहते हैं इसमें फ्रीजिंग होने लगती है, मतलब जो आपके टिश्यूज़ होते हैं वो जमने लगते हैं। इनिशियली इसमें सिर्फ नंबनेस होती है और टिंगलिंग होती है, मतलब थोड़ा सा इरिटेशन सी लगती है और थोड़ा सा लेजीनेस टाइप का बनने लगता है। बट यहाँ पर स्टार्टिंग में कोई भी एक्चुअल डैमेज नहीं हो रहा होता है टिश्यूज़ का, सिर्फ आपके टिश्यूज़ में फ्रीजिंग होती है और थोड़ी बहुत ही नंबनेस एंड टिंगलिंग जैसा आपको पता चलने लगता है। अब ये होता क्यों है, क्योंकि जो आपके ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है उसमें इफेक्ट कॉज होता है, क्योंकि जो आपके टिश्यूज़ रहते हैं जब वो स्टिफ हो जाएंगे तो उसमें कंस्ट्रक्शन होगा, तो इसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही होती, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके बॉडी का टेम्परेचर कोल्ड हो चुका होता है। अब इसकी वजह से धीरे धीरे क्या होने लगेगा, जो आपकी स्किन रहती है वो थोड़ा सा वाइट और वैक्सी या फिर ग्रे कलर में होने लगेगी, मोटलेट होने लगेगी। एंड यहाँ पर जब आप स्किन को टच करेंगे तो वो नॉर्मल ही मालूम चलेगा, ऊपर ऊपर से अभी आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो इस तरह की जो कंडीशन रहती है वो फ्रॉस्ट निप कहलाती है। ये जो आपकी फेज रहती है इसको हम कोल्ड इंजरी भी कहते हैं, ठीक है। तो फ्रॉस्ट निप इज ऑल्सो नोन एज कोल्ड इंजरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोल्ड इंजरी का अदर नेम क्या है, फ्रॉस्ट निप। और यहाँ पर होता क्या है, जब आप किसी भी ऐसे इन्वायरमेंट में जाते हैं जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 2.5 से 0 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे भी कम का होता है, तो वो आपके फ्रॉस्ट निप की कंडीशन वहाँ पर आपके बॉडी में बनने लगती है। अब फ्रॉस्ट निप में होता क्या है, जो आपके टिश्यूज़ होते हैं वो फ्रीज होना स्टार्ट करते हैं बट उसमें डैमेजिंग नहीं होती है। तो ये होता है अब आपका फ्रॉस्ट निप। फ्रॉस्ट निप से रिलेटेड ही जब इसी कंडीशन को थोड़ा सा और आगे लेके चलें तो आपकी कंडीशन बनती है फ्रॉस्ट बाइट की। तो वो क्या होता है उसको समझते हैं। तो अब जब यहाँ पे जब फ्रॉस्ट निप की कंडीशन बन रही है और वहाँ पर इंडिविजुअल को कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, जो आपकी फ्रॉस्ट निप की इनिशियल फेज़ है, तो वहाँ पर आपका कंडीशन जो बनती है वो कहलाती है आपकी फ्रॉस्ट बाइट, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें आइस क्रिस्टल्स बनने लगते हैं स्किन और जो डीपर टिश्यूज़ होते हैं, मतलब प्रॉपर आइस बनने लगती है वहाँ पर। और यहाँ पर जो आपका ऑस्मोटिक फोर्स होता है वो एक्सर्ट करता है, आपका जो वाटर रहता है वो आपके इंटरसेलुलर स्पेस में जाने लगता है, जिसकी वजह से टिश्यूज़ में ओडिमा बन जाता है। ओडिमा का मतलब होता है आपका टिश्यूज़ में स्वेलिंग होने लगती है, मतलब कि फिलिंग अप ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस विद फ्लूइड। जो आपके इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं जब उसमें फ्लूइड फिल होने लगेगा तो फिर उसमें थोड़ा सा स्वेलिंग जैसा बनने लगेगा। तो ये हो गया। उसके अलावा सेलुलर डिहाइड्रेशन, मतलब सेल्स जो होती हैं उसमें डिहाइड्रेशन होने लगता है, हाइपर ऑस्मोलैरिटी बनने लगती है, डीनेचुरेशन होने लगता है प्रोटीन्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डीनेचुरेशन होता है प्रोटीन्स का। एंड जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन होने लगता है। तो ये चीज़ आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एंजाइम्स, ये आपको किस में देखने को मिलता है, फ्रॉस्ट निप में या फ्रॉस्ट बाइट में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये कंडीशंस आपकी फ्रॉस्ट बाइट में बनती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो स्किन होती है वो नम और डिस्कलर्ड हो जाती है, और यहाँ पर आपको कई बार ये पर्पल कलर की नज़र आने लगती है जब केस जो रहता है, मतलब जो इंडिविजुअल है वो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन उसकी हो चुकी है, तो उस कंडीशन में जो स्किन रहती है वो आपको पर्पल नज़र आने लगती है। अब इस तरह का जब इंडिविजुअल रहेगा उसकी जब आप स्किन को टच करेंगे तो उसमें आपको, जब आप किसी, वैसे आप नॉर्मल बॉडी को आप टच करिए तो जो नॉर्मल इंडिविजुअल की स्किन रहती है उसको जब आप टच करते हैं तो थोड़ा सा बाउंसी जैसा रहता है। आप जैसे प्रेस करेंगे एंड देन रिलीज करेंगे तो हल्का सा बाउंसी नेचर रहता है स्किन का। बट जब इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर में होगा, फ्रॉस्ट निप के बाद में फ्रॉस्ट बाइट वाली भी कंडीशन आ जाएगी, तो वहाँ पर जब आप उस इंडिविजुअल के स्किन को टच करेंगे तो वहाँ पर ये स्किन का जो बाउंसी नेचर होता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, मतलब जब आप स्किन को टच करेंगे उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे एंड देन रिलीज़ करेंगे तो उसमें कोई भी आपको बाउंसी नेचर किसी भी तरह का आपको वहाँ पर नहीं नज़र आएगा, ठीक है। अब ये होता क्यों है, क्योंकि वहाँ पर जो आपकी आइस रहती है वो बनने लगती है, स्किन जो रहती है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो चुकी होती है, बहुत हार्ड हो चुकी होती है, और टच करने पर भी वो आपको हार्ड फील होती है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आती है फ्रॉस्ट बाइट में। अब यहाँ पर ब्लिस्टर्स भी बनने लगते हैं जिसकी वजह से हैमरेज की कंडीशन आ जाती है। हैमरेज का सिंपल सा मतलब होता है जो आपकी कैपिलरीज होती हैं उसमें ब्रेकेज हो जाता है और इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, तो वो कहलाता है आपका
हैमरेज। अब ये जो फ्रॉस्ट बाइट की कंडीशन रहती है, ये किस किस कंडीशन में देखने को मिलता है ये भी आप देख लीजिए। सो फ्रॉस्ट बाइट कॉमनली अकर्स इन सोल्जर्स एट विंटर वॉरफेयर, हाइडिंग इन द ट्रेंचेस और इन अ शिपरेक इन अंटार्कटिक वाटर्स। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा विंटर की कंडीशन है और उसके अलावा कुछ ऐसे आपके जोन्स होते हैं जहाँ पर बिल्कुल भी सन की हीट, सन की रेज नहीं पहुँच पाती हैं, तो वो आपकी बिल्कुल बर्फ़ वाले रीजन्स होते हैं। तो जब इंडिविजुअल का वहाँ पर एक्सपोजर होता है तो वहाँ पर टेम्परेचर इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा डाउन रहता है, तो उसकी वजह से आपका इस तरह की कंडीशंस आती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये आपका जो कोल्ड इंजरी है, जनरली कोल्ड से आपको समझ में आ रहा है कि जब इंडिविजुअल का एक्सपोजर किसी ऐसे इन्वायरमेंट में हो गया है जहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चल रहा है या फिर बहुत ज़्यादा कम है, तो वो कंडीशन आपकी जितनी भी रहती है वो आपका कोल्ड इंजरी कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया फ्रॉस्ट बाइट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका जूल बर्न। तो जूल बर्न जो है आपका, इसको हम इलेक्ट्रिकल बर्न या फिर इलेक्ट्रिकल मार्क भी कहते हैं। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जूल बर्न क्या होता है, ये एक तरह का इंडोजीनस थर्मल बर्न है। मतलब कि इंडोजीनस थर्मल बर्न का क्या मतलब होता है कि जो बॉडी में हीटिंग हो रही है वो किसी आउटसाइड इन्वायरमेंट से नहीं हो रही है, वो इंटरनल हीटिंग डेवलप हो रही है। तो ये कैसे होता है, इट इज़ ड्यू टू द हीट जनरेटेड विद इन द बॉडी ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। तो जब आपकी बॉडी का कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिक करेंट से होता है, अब वो किसी भी मीडियम में हो सकता है, वो आपको खुद ही समझ में आता होगा कि मान लीजिए कि आपने किसी इलेक्ट्रिक वायर को टच कर लिया या फिर किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को आपने टच कर लिया है जहाँ पर आपका करंट का फ्लो आपका प्रॉपर है, तो उस वजह से जो करंट रहता है आपकी बॉडी में एंटर करेगा। अब क्योंकि करंट आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो उसकी वजह से जो आपकी बॉडी के अंदर हीट जनरेट होगी तो वो आपकी इंटरनल इन्वायरमेंट की वजह से होगी, आपके बॉडी के अंदर ही हीट जनरेट हो रही है। तो इसी वजह से जूल बर्न को हम इंडोजीनस थर्मल बर्न भी कहते हैं। तो ये अदर नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडोजीनस थर्मल बर्न क्या होता है, तो इंडोजीनस थर्मल बर्न होता है आपका जूल बर्न। ठीक है, अब जनरली आप इसको थोड़ा सा समझिए कि एंडोजीनस थर्मल बर्न और एक्सोजीनस थर्मल बर्न, इसमें क्या डिफरेंस। तो जैसे नाम से समझ में आता है, इंडो का मतलब होता है इनसाइड से और एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। तो जब भी जो हीट रहती है आपकी बॉडी के अंदर जनरेट करती है, आपकी बॉडी के अंदर डेवलप करती है, तो उस तरह का आपका जो हीट बर्न होगा उसको हम बोलेंगे एंडोजीनस। जब आप जो भी हीट है वो आपकी बॉडी के बाहर जनरेट हो रही है और उसकी वजह से आपको कोई इंजरी कॉज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल कि किसी भी इंडिविजुअल ने किसी का फायर बर्न कर दिया, मतलब उसको जलाया है, तो आप जो हीट वहाँ पर जनरेट हो रही है वो बॉडी के बाहर है, तो उस तरह का जो भी बर्न इंजरी होगी वो कहलाएगी आपकी एक्सोजीनस बर्न। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि जो आपका जूल बर्न है वो एक्सोजीनस बर्न से डिफरेंट होता है। एक्सोजीनस बर्न में होता क्या है, जो बर्न होता है वो बेसिकली स्पार्किंग की वजह से होता है, जहाँ पर जो हीट रहती है, जो हीट का सोर्स होता है वो आपकी बॉडी के आउटसाइड होता है, बॉडी के बाहर होता है। तो ये आपका जो जूल बर्न है, इसमें जो भी हीट जनरेट होती है वो आपकी बॉडी के अंदर जनरेट होती है। और ये क्यों होता है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि इसका नाम हमने बताया जूल बर्न है, तो इसका नाम जूल बर्न क्यों है। तो जूल जो रहता है, ये आपको पता होगा कि जूल जो है आपका, ये एनर्जी की यूनिट होती है। ठीक है, जूल जो है आपकी वो एनर्जी की यूनिट है। और जो इलेक्ट्रिक करंट है ये एक तरह की एनर्जी है जो कि आपकी बॉडी में इंटर कर रही है और इनसाइड एनर्जी डेवलप कर रही है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में डैमेज हो रहा है। तो इसी वजह से इसका नाम जूल बर्न दिया गया। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर करंट की वजह से डैमेज हो रहा है आपकी बॉडी में, तो इसका नाम हो गया जूल बर्न। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फैक्ट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो उसको ज़रूर से ध्यान से समझ लीजिएगा। सो नेक्स्ट है यहाँ पर आपका अर्बोरिसेंट मार्किंग। तो ये अर्बोरिसेंट का क्या मतलब होता है, जब आपकी जो बेसिकली बारिश होती है, तो बारिश के टाइम पर बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा स्काई में लाइटनिंग होती है, मतलब जो बिजली होती है, बिजली, तो वो जो लाइट रहती है जब वो आपकी बॉडी के ऊपर पड़ती है, मतलब कि उसकी वजह से आपको करंट का पता चलता है, वो जो लाइटनिंग होती है उसकी वजह से आपकी बॉडी में डैमेज होता है। तो उस तरह की जो बर्निंग होती है वो कहलाती है आपकी अर्बोरिसेंट मार्किंग। ये जो अर्बोरिसेंट मार्किंग है, इसमें जब बॉडी की जो अपीयरेंस रहती है, जो यहाँ पे भी बर्न रहता है, वो फर्न जैसा नज़र आता है, तो इसीलिए इसको हम फर्न लाइक इंजरी भी कहते हैं। उसके अलावा इसको हम
फिलिग्री बर्न्स या फिर लाइटनिंग प्रिंट्स भी कहते हैं। तो नाम से समझ में आ रहा लाइटनिंग प्रिंट्स, क्योंकि जो आपका बारिश के टाइम पर जो लाइटनिंग होती है स्काई में, तो वो वाली जो लाइटनिंग रहती है उसकी वजह से आपकी बॉडी बर्न कर जाती है, तो वो आपका लाइटनिंग प्रिंट कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये आपका बेसिकली एक तरह का लाइटनिंग इंजरी है और इसको हम एक तरह की बर्न इंजरी भी कहते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, ये एक तरह का पैटर्न एरिया होता है ट्रांजिएंट एरिथमा का, जो कि आपका एक्सीडेंट के 1 घंटे के बाद बनने लगता है और 24 आवर्स के अंदर अंदर धीरे धीरे ये फेड होने लगता है। तो ये हो जाता है आपका अर्बोरिसेंट मार्किंग। और ये बेसिकली होता क्यों है, क्योंकि जो आपकी स्किन रहती है वो पॉजिटिव चार्ज को डिस्चार्ज करती है। इसकी वजह से ये आपका, जब आपकी बॉडी के ऊपर लाइटनिंग पड़ती है उसकी वजह से आपका ये बनता है अर्बोरिसेंट मार्किंग। सो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अर्बोरिसेंट मार्किंग एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपकी जो लाइटनिंग वाली इंजरी होती है उसका, या फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि जो लाइटनिंग इंजरी रहती है उसमें जो आपका डैमेज जो बनता है आपकी बॉडी के ऊपर, उसको हम बोलते हैं अर्बोरिसेंट मार्किंग। ठीक है, बाकी फर्न लाइक इंजरी, फिलिग्री बर्न्स एंड लाइटनिंग प्रिंट्स, ये अदर नेम ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि इसी को हम ये सारे नाम भी देते हैं। और ये होता क्या है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आगे चलते हैं और यहाँ पर आपका ये थोड़ा सा लास्ट पॉइंट है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं कि अगर किसी इंडिविजुअल का मर्डर किया गया है बाई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ बेलाडोना और एट्रोपिन एंड पॉसिबली कोकेन, तो इसकी वजह से जो आपकी बॉडी रहती है उसमें हीट एपोप्लेक्सी कॉज होता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हीट एपोप्लेक्सी किसकी वजह से कॉज होता है। अगर हीट एपोप्लेक्सी अगर आपको बॉडी में नज़र आ रहा है तो पॉसिबल कंडीशंस होती हैं कि बेलाडोना या फिर एट्रोपिन एंड कोकेन का मिक्सचर दिया गया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। और यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं एंड। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट और सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ में। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक के जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको डिस्कस करे हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड यहाँ पर जितना कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है, जितना भी बताया है, इसके सारे जो स्क्रीनशॉट्स हैं आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पर अवेलेबल हो जाएंगे, फेसबुक पर भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी वेबसाइट पर ज़रूर से विजिट करिएगा, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। जो अभी मैंने पेपर लास्ट टाइम डिस्कस किया था सेक्शन ए का, तो वो भी मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिया है अलॉन्ग विद इट्स सॉल्यूशन, तो वहाँ पर जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, इंपॉर्टेंट लग रही है और समझ में आ रही है, तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।